आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सब जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंच रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सुधीर जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है बढ़िया तरीके से? जी ओके। सर, नमस्कार सर। सर आ रही है आवाज़ सर आपकी? ये हुई ना बात। और विजुअल्स अच्छा। वगैरह एकदम परफेक्ट है, क्लियर है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सब क्लियर दिख रहा है सर। नमस्कार ओके सर। ओके, नमस्ते। चलिए जी तो सर। आप आज ना एक नया चीज़ सीखेंगे। वैसे तो आप आयरेक्ट नॉर्म्स, भारतीय रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन है उसको भली भांति जानते हैं, क्योंकि हमने इसको कई बार पढ़ा है ना सुधीर? कई बार पढ़ा है ना, एनपीए जी नॉर्म सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, रीजनल रूरल बैंक के लिए भी पढ़ाया आपने सर। पढ़ाया है ना? और जी सर। कॉमर्शियल बैंक के लिए भी पढ़ाया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मास्टर डायरेक्शंस है, आरबीआई ने जारी किया है। और एक महत्वपूर्ण बदलाव, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है भारत की इकोनॉमी में एक ऐसा रोबोट सिस्टम है जो भारत की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए आधारभूत संरचना के तौर पर सरकार देख रहा है। इसलिए इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जहां पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को यहाँ पर नया प्रोविजनिंग के तौर पर मॉडल बनाने के लिए अनिवार्य किया गया, जिसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने 1 अप्रैल 2027 से बैंकों और जितने भी एनबीएफसीज, आरआरबी, इनके लिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी जो क्रेडिट हम करते हैं उसमें होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए एक नया मॉडल, नया फ्रेमवर्क जारी किया है। और उसमें ये कहा गया है कि जो भी बैंक लोन देंगे, तो लोन देने के बाद वो एनपीए हो जाता है तो उसके लिए प्रोविजनिंग करते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं एनपीए होने से पहले बैंकों के पास जो संभावित, मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का पता करना है, संभावित जोखिम का पता लगाना है और उसके लिए प्रोविजनिंग करना है, मतलब एडिशनल पैसा सुरक्षित करके अपने कैपिटल में रखना है। तो एक बात तो समझ में आई है ना सुधीर जी? आप एक बात साधारण तरीके से बताओ कि अभी हमारा जी सर। जी सर। करंट आयरक नॉर्म्स क्या कहता है कि हम रेगुलर अकाउंट होता है, उसमें ब्याज लगाते जाते हैं। जी जब सर, वो बिल्कुल। ब्याज और जो प्रिंसिपल ईएमआई पटाना बंद कर देता है, तो 90 दिनों के बाद ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको एनपीए कहते हैं, है ना? जी सर, एनपीए बिल्कुल। हो जाने के बाद फिर प्रोविजनिंग स्टार्ट होता है, मतलब अब नुकसान हो गया तो बैंक प्रोविजनिंग करता है। बस उसी को समझिए कि एनपीए होने से पहले भी आपको संभावित जोखिम का पता लगाना है, उसके लिए फ्रेमवर्क दिया है। और आपको कैपिटल रखना है, मतलब अभी जोखिम हुआ नहीं है, खतरा हुआ नहीं है, नुकसान हुआ नहीं है, नुकसान होने से पहले आप जो है आप तैयारी कर लीजिए और प्रोविजनिंग कर लीजिए, कैपिटल रख लीजिए। इसको जो है लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2027 से भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन जारी किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मास्टर डायरेक्शन अंडर सेक्शन जो 35 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और 21 के तहत दिया जाता है, जिसको सभी बैंकों को पालन करना होता है। तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2027 से, और ये 3 स्टेज में प्रोविजनिंग होगी। 3 स्टेज में प्रोविजनिंग बैंक क्या करेगा, जितने भी बैंकों को उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो को ना 3 चरणों में बांटेगा। जितने भी लोन पोर्टफोलियो हैं 1 अप्रैल 2027 से, उनको वो 3 चरणों में बांटेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 मतलब जिसमें कम जोखिम हो, स्टेज स्टेज 2 मतलब जिसमें लाइफ टाइम जोखिम हो, और स्टेज 3 जो मतलब समझ लो एकदम ही पूरा पूरा नुकसान, पूरा संपूर्ण नुकसान। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा गया है और उसके आधार पर प्रोविजनिंग दिया गया है। अब ये पूरी प्रक्रिया जब पालन किया जाएगा 1 अप्रैल 2027 से, तो बैंकों का जो मुनाफा है 5 से 10% कम होगा, क्योंकि वो उसको प्रोविजनिंग में लगाएंगे। तो ये गाइडलाइन जारी हुआ है। और भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट में आपने देखा होगा कि ये अपलोड भी हो गया है। और ये अपलोड हुआ है 28 अप्रैल या 27 अप्रैल को अपलोड हुआ है, जिसमें कि एक नया मॉडल भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए जारी किया है, डिटेल सर्कुलर, जिस पर हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसकी वजह से जो है ना, पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो इसमें निफ्टी वगैरह में जो रेट रहता है, उसमें इंडेक्स में भी कुछ टूटा हुआ है, ये सारी चीज़ें करने के लिए। क्योंकि इसमें इस फ्रेमवर्क के लागू होने के बाद बैंकों की प्रोविजनिंग बढ़ेगी और बैंक जो है ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा।
तो इसी के लिए बैंकों को अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को जाके फिर से उसको सुपरविजन करना पड़ेगा, और संभावित जोखिम के जो तनाव रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा, उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अगर हम अभी के नॉर्म्स को देखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड में प्रोविजनिंग की जाती है 0.25 से लेके 0.401%, ये प्रोविजनिंग की जाती है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर और एसएमई में 0.25, सामान्य जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें 0.40 की प्रोविजनिंग की जाती है। ये बढ़ के 5% तक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होगा। ये प्रथम चरण में जो स्टेज है उसमें 5% तक होगी। अगर थर्ड स्टेज तक चला गया तो वो 10% से लेके 100% तक प्रोविजनिंग होगी। अच्छा सुधीर जी, एक बात बताओ कि अभी की जो प्रोविजनिंग है, अभी जो हम लोग का, समझ लो आज की स्थिति पर एनपीए में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, बराबर है सुधीर जी, चले गए? ओके, सुधीर जी नहीं है तो स्टैंडर्ड अकाउंट है, फिर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, फिर एक आपका डाउटफुल अकाउंट है, लॉस अकाउंट है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में हम क्या करते हैं, 0.25 से लेके 0.40 प्रोविजन, अधिक से अधिक 1% का प्रोविजन करते हैं, है ना। और इस स्ट्रक्चर में 5% तक चलता है। और सब स्टैंडर्ड में जब जाता है तो 15%, 25% प्रोविजन होता है। और डाउटफुल में जाता है तो 25% लेके 100% प्रोविजन होता है। और लॉस में जाता है तो 100% प्रोविजन हो जाता है। मतलब सब स्टैंडर्ड एनपीए होने के बाद प्रोविजन 25 से लेके 100 तक होता है, 15% से लेके 100% तक होता है। अभी क्या है, इसमें स्टैंडर्ड अकाउंट है, फिर भी प्रोविजन जो है 5% से लेके 100% तक हो सकता है। बैंकों को अपने पोर्टफोलियो की जांच करनी पड़ेगी। एनपी होने से पहले उनमें प्रोविजनिंग के लिए संभावित जोखिम जो है निकालना पड़ेगा, और उसमें प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। उसी को हम लोग सरल तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, तो सभी कुछ साथी, हमारे होनहार साथी जुड़ चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो बात मैंने बताया उसको यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर डायरेक्शन जारी करता है अंडर सेक्शन 21 और 35A के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और वो मास्टर डायरेक्शन जारी किया है ताकि बैंक जो है सशक्त कर पाए अपने क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को। क्योंकि जब क्रेडिट मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ रिस्क होता है, क्योंकि हम लोग क्रेडिट करते हैं, लोन देते हैं। और उसको सशक्त करने के लिए ये नया मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। और बैंक जो है अपने ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी को जो है इम्प्रूव कर पाए, और ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ग्लोबलाइजेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको मैच कर पाए। उसके लिए उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसको ईसीएल मॉडल कहते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के तहत इसको मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। जो कि हम लोग अभी चर्चा करते हुए सुने हैं। इसमें जो की चेंज किया गया है, पहले जो मास्टर डायरेक्शंस थे एनपीए नॉर्म्स के, वहां पर इनकर्ड लॉस पर जो है प्रोविजन किया जाता था, कि जैसे ही नुकसान हो गया हम प्रोविजन करते थे। उसी को नया एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉड्यूल रहेगा, कि जो हम उसमें संभावित जोखिम को मापेंगे, संभावित जोखिम के आधार पर प्रोविजनिंग करेंगे। ये इंट्रोडक्शन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के तौर पर जाना जाएगा। और ये मास्टर डायरेक्शन जो जारी किए हैं उसको आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन 2026 माना जाएगा। इसकी वैलिड जो शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2027 से होगी। दूसरा, एनपीए नॉर्म्स अभी जो हमारा है वो रहेगा, जो एनपीए होने के बाद प्रोविजन है, लेकिन ये एडिशनल जो है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लॉन्च किया गया है, या मास्टर डायरेक्शन जारी किया गया है। एनपीए होने से पहले हम उसको प्रोविजन करेंगे। दूसरा एक किया गया है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड्स, जो है इसमें लागू किया गया है। ये तीन चीजें हम लोग आज इस सेशन में समझेंगे, सरल तरीके से जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें करेंगे। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी है ऑल कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लार्ज अर्बन बैंक्स, ये सारे जो होंगे एक इसमें लागू होंगे। और ग्रामीण बैंक के लिए थोड़ा सा अलग रूल होता है, तो उसको हम लोग अलग से उसको जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तो उसको हम सीखेंगे। अभी जो वाला जो सर्कुलर है, या अभी जो मास्टर डायरेक्शन है, वो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2027 से। जैसे कि पुराना एनपीए नॉर्म्स भी देखे होंगे, आरआरबी के लिए अलग है थोड़ा, क्योंकि उनके पास कैपिटल थोड़ा कम रहता है, उनके लिए प्रोविजनिंग नॉर्म्स अलग हैं। कॉमर्शियल बैंक के लिए प्रोविजनिंग नॉर्म्स अलग हैं।
तो यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक का ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछता है, तो हम लोग उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2027 से इफेक्टिव होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दिया गया है जो एनपीए और क्रेडिट लॉस के बारे में, उसकी एक समरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनपीए डिफॉल्ट, अगर कोई एसेट्स बिकम्स एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम, अगर कोई एसेट्स है, क्रेडिट लोन अकाउंट है, अगर वो आय जनरेट करना बंद कर दे तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। तो ये सामान्य सी परिभाषा है। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डेफिनेशन है वो तो हूबहू रहेगा जैसा कि पहले था, लेकिन उन्होंने कहा कि साथ में एक नया इंट्रोडक्शन हम करेंगे, वो है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस करके उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में उन्होंने ये कहा कि बैंकों को उनके पोर्टफोलियो की जांच करेंगे और एक्सपेक्टेड या प्रोबेबल वेटेड लॉस एस्टिमेट करेंगे, एक्सपेक्टेड संभावित जोखिम का अनुमान लगाएंगे, और संभावित जोखिम का अनुमान लगा के उनको 3 स्टेजेस में कैटेगराइज करेंगे। एक 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, लॉस फ्रॉम डिफॉल्ट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ, आने वाले 12 महीनों में जो नुकसान होने वाला है उसको फर्स्ट स्टेज में कहा गया है। और एक लाइफ टाइम स्टेज है, और एक जो पूरी तरह से नुकसान है। तो 3 कैटेगरी में किया गया है। तो जो 12 मंथ क्रेडिट लॉस है उसमें 12 महीने में आने वाले संभावित लॉस को देखा जाएगा, जिसमें कि 5% का जो है प्रोविजन हो सकता है। और उसके बाद जो लाइफ टाइम नुकसान होगा, लाइफ टाइम में 10% से लेकर 100% तक का प्रोविजन किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द उसके संभावित एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को देखते हुए। लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस, लॉस फ्रॉम द इंटायर लाइफ ऑफ लोन, जितना भी लोन का लाइफ पीरियड है, रिपेमेंट पीरियड है, उसको देखते हुए लाइफ टाइम में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का अनुमान लगाया जाएगा। और एक पार्ट है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, अगर क्रेडिट रिस्क में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो मटेरियल इंक्रीज हुआ डिफॉल्ट रिस्क में, तो वहाँ पर भी आपको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो SICR, लाइफ टाइम क्रेडिट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस विद इन 12 मंथ्स, ये 3 जो डेफिनेशन है इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि आप बैंक के एनपीए नॉर्म्स में आप जानते हैं कि बैंक में जो एनपीए होता है वो उसका नॉर्म्स होता है। पहले तो अकाउंट रेगुलर होते हैं, रेगुलर अकाउंट के बाद इरेगुलर अकाउंट होते हैं जो स्टैंडर्ड ही होते हैं। तो रेगुलर अकाउंट, फिर इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट। इरेगुलर को फिर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, SMA 0, SMA 1, SMA 2 में बांटा जाता है। और SMA 0 मतलब जो 30 डेज तक इरेगुलर हुआ, SMA 1 मतलब 31 से 60 दिन तक, SMA 2 मतलब 61 दिन से 90 दिन तक, और 90 दिन से ज़्यादा हुआ तो एनपीए हो जाता है। तो उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। टर्म लोन है तो अगर ड्यू हो गया, EMI, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू हो गया 90 दिनों से ज़्यादा, तो एनपीए हो जाता है। CCOD में उसको आउट ऑफ ऑर्डर के तौर पर देखा जाता है। एक अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होने के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे बैलेंस जो है लिमिट से ज़्यादा है तो आउट ऑफ ऑर्डर होता है। अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो वो एनपीए कहलाता है। या 90 दिनों में कोई क्रेडिट नहीं आया तो एनपीए होता है, या क्रेडिट आया लेकिन जितना भी इंटरेस्ट डेबिट हुआ उससे कम आया क्रेडिट तो भी एनपीए हो जाता है। ये आउट ऑफ ऑर्डर की परिभाषा है जो आप लोग जानते हैं, सामान्य आउट ऑफ डेफिनेशन है। एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, एनपीए क्लासिफिकेशन में टर्म लोन अगर है तो उनका क्लासिफिकेशन होता है, अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवरड्यू हो गया 90 दिन से ज़्यादा तो एनपीए हो जाएगा। सीसी और ओडी के केस में आउट ऑफ ऑर्डर देखा जाता है। बिल आउट ऑफ ऑर्डर अगर 90 दिन से ज़्यादा है तो एनपीए हो जाता है। बिल्स के केस में ओवरड्यू हुआ है, बिल्स 90 दिन से ज़्यादा तो एनपीए हो जाता है। क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू अगर अनपेड हो गया 90 दिन से ज़्यादा तो एनपीए हो जाता है। और एग्रीकल्चर लोन में एक कॉन्सेप्ट आता है, शॉर्ट टर्म क्रॉप होता है, एक लॉन्ग टर्म क्रॉप होता है। शॉर्ट टर्म क्रॉप अगर 2 क्रॉप सीजन ओवरड्यू हुआ तो एनपीए होगा, लॉन्ग टर्म क्रॉप एक क्रॉप सीजन अगर एनपीए ओवरड्यू हुआ तो एनपीए हो जाता है। तो ये डेफिनेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा जो है इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप भली भांति जानते हैं। इसको ज़्यादा मतलब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कई बार आपने पढ़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हूबहू है। मतलब अगर कोई ये समझे कि एनपीए के कॉन्सेप्ट में कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है।
एनपीए का कॉन्सेप्ट पहले जैसा था वैसा ही है। सिर्फ सिर्फ उनमें एडिशनल बैंकों को कहा गया है कि एनपीए होने से पहले आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल को अपनाइए। अपने लोन पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या संभावित जोखिम का अनुमान लगाइए, और उसको जो है आप प्रोविजन पहले से कर लीजिए, क्योंकि ये खतरा हो सकता है। उसको तीन स्टेजेस में बनाया गया है। स्टेज वन, जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस 12 महीने का देखेंगे, फिर प्रोविजनिंग करेंगे। और स्टेज टू जो है इंटायर लाइफ टाइम का जो लॉस है वो। और तीसरा जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस है, तो वहां पर 100% प्रोविजन करना पड़ेगा, लेकिन अभी अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है तब ऐसा बोला गया। ठीक है, चलिए। बोरोवर का ये चीजें भी जानते हैं आप, कि अगर किसी बोरोवर का जो एनपीए है, वो रूल ये कहता है कि अगर एक बोरोवर का एक लोन एनपीए हो जाता है, तो उसके सीआईएफ में उसका जितना दूसरा लोन होता है जो अच्छा पटा भी रहा है, वो भी एनपीए हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक बोरोवर का एक लोन एनपीए हो गया, तो उसके सारे लोन एनपीए हो जाएंगे, उसके लिंक्ड जितने सीआईएफ हैं सारे लोन। ये सब आप जानते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन कैटेगरी जो यहाँ पर दिया गया है एनपी नॉर्म्स का, वो एज सच पहले ही जैसा है कि स्टैंडर्ड मतलब परफॉर्मिंग एसेट्स कहेंगे। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सैंक्शन के दिए गए हैं उसके अनुसार वो रीपेमेंट कर रहा है या इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, ये ईएमआई का पेमेंट कर रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं। तो स्टैंडर्ड अकाउंट भी दो तरह के होंगे, एक रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट होंगे, इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट होंगे। तो स्टैंडर्ड अकाउंट रेगुलर मतलब 1 तारीख को किस्त ड्यू है, 1 मई को, 1 मई को पटा दिया, इसको स्टैंडर्ड। 1 मई को नहीं पटाया, 2 मई को पटाया, 1 दिन का डिले हुआ, इरेगुलर। तो वैसे अगर इरेगुलर हुए तो 1 दिन से लेके 30 दिन तक इरेगुलर हुए तो ऐसे में जीरो कहते हैं। 31 दिन से 60 दिन तक अगर इरेगुलर रहे तो ऐसे में 1 कहते हैं। और 61 दिन से 90 दिन तक रहे तो ऐसे में 2 कहते हैं। और 90 दिन से ज़्यादा इरेगुलर रहे तो फिर वो सब स्टैंडर्ड कहते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सब स्टैंडर्ड। तो सब स्टैंडर्ड में जब चला जाता है तो 12 महीना तो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। 12 महीने के बाद वो डाउटफुल कैटेगरी में चले जाते हैं। डाउटफुल कैटेगरी में चले जाएंगे तो वहां पर डाउटफुल के 3 कैटेगरी होते हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 में वो 1 साल रहेंगे, डाउटफुल 2 में वो 2 साल रहेंगे, डाउटफुल कैटेगरी में डाउटफुल 1 में 1 साल रहेंगे, उसके पहले सब स्टैंडर्ड में 1 साल रह चुके हैं, और डाउटफुल 1 में 1 साल रहेंगे, डाउटफुल 2 में 2 साल रहेंगे। डाउटफुल में 1 में 1 साल, 2 में 2 साल रहने के बाद डाउटफुल में टोटल 3 साल हो गया, उसके बाद डाउटफुल 3 में चला जाता है। डाउटफुल 3 मतलब अब आईसीयू में चले गए लंबे समय तक, या लंबे समय तक डाउटफुल 3 में रहेंगे, जब तक कि उसको कोई भी लॉस डिक्लेयर ना हो बैंक के ऑडिट द्वारा, तब तक वो डाउटफुल 3 में रहेंगे। एक होता है लॉस एसेट। अगर बैंक के मैनेजमेंट, आरबीआई, कोई इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ने लॉस डिक्लेयर कर दिया, तो उसको हम लोग लॉस एसेट कहते हैं। एक साथी का सवाल है, सर आउट ऑफ ऑर्डर डे 1 से कहाँ तक जाता है, 90 दिन के इंटरेस्ट नहीं आया उसके बाद? असल में आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ, एक उदाहरण बता दे रहा हूँ प्रतिमा जी, कि सेंक्शन लिमिट है 1 लाख, आज उसका बैलेंस हो गया 1,100,000 रुपया, तो बैलेंस जो है सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो आउट ऑफ ऑर्डर है। अगर 1 दिन रहा तो 1 दिन का आउट ऑफ ऑर्डर। ऐसे करते करते 90 दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो वो एनपीए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो ओके लिख दीजिए। तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आज वो आउट ऑफ ऑर्डर का दिन गिनेंगे, तो आउट ऑफ ऑर्डर 90 दिन से ज़्यादा है। या देखिए, हम ब्याज लगाते हैं, ब्याज लगाते गए, और ब्याज की राशि जो है, मान लीजिए 10,000 हुआ, लेकिन उसने जो 3 महीने में जमा किया वो 8,000 है, तो ब्याज की राशि ही जमा नहीं करी उसने, तो वो आपका आउट ऑफ ऑर्डर जो होता है वो उसी तरह होता है। 90 डे से ज़्यादा हो गया आउट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि ब्याज की राशि जो जमा होते ही ड्यू हो जाती है, सॉरी लगते ही ड्यू हो जाती है, तो उसको जमा करना चाहिए, नहीं किया तो आउट ऑफ ऑर्डर तो वहीं से शुरू हो गया है ना। ये है। तो ब्याज की राशि जमा नहीं कर रहे हैं 90 दिन से, तो भी वो एनपीए हो जाएगा, ज़्यादा हो गया तो, या उसको कम जमा किया तब भी आउट ऑफ ऑर्डर में ही वो एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। चलिए, तो ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए। इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जानते हैं, पुराने सेशंस में पढ़े भी होंगे, कि अगर किसी भी समय किसी खाते में अगर जाएंगे, विजिट करेंगे और उसका
जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है उसके आउटस्टैंडिंग से 10% से कम हो जाता है तो सीधे सीधे लॉस कैटेगरी में चला जाता है। और अगर 10% से ज़्यादा और 50% से कम है तो वो सीधा सीधा डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है विदाउट वेटिंग ऑफ एनी पीरियड। तो ये एनपीए का कॉन्सेप्ट पहले ही वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल केवल परिवर्तन किया गया है आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जिसको हम डिटेल समझेंगे एक दो स्लाइड के बाद, वो आ जाएगा। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर एनपीए के नॉर्म्स जो है थोड़े से चेंज होते हैं, जैसे कि कंसोर्टियम लेंडिंग होती है। कंसोर्टियम लेंडिंग मतलब एक यूनिट को जो है अलग अलग बैंकों के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, उसमें कोई लीडर बैंक होता है। तो वहां पर बैंक जो है उसकी एनपीए की क्लासिफिकेशन वो करता है इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के आधार पर करता है, रिकॉर्ड्स के आधार पर करता है। तो क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ कंसोर्टियम फाइनेंस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल बैंक रिकवरी रिकॉर्ड्स। तो बैंक की जितनी रिकवरी की रिकॉर्ड्स होती है उसके आधार पर कंसोर्टियम फाइनेंस अलग तरीके से करते हैं। किसी बैंक में वो रिकवरी सही आ रहा है तो वो जो है पीए रखेगा, जिसमें नहीं आ रहा है तो वो एनपीए रखेगा। तो ये कौन स्पेशल केसेस में है। दूसरा होता है एडवांस अगेंस्ट एफडी। एडवांस अगेंस्ट एफडी जो है एनपीए नहीं होगा, अगर उसमें मार्जिन मेंटेन है तो वहां पर एनपीए नहीं होगा, जिसको आप जानते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट की गारंटी है तो वो एनपीए नहीं होगा जब तक ये गारंटी जो है गवर्नमेंट विड्रॉ न कर ले। ये भी उसका फीचर है जिसको आप लोग जानते हैं। एडवांस अगर गवर्नमेंट की गारंटी ले लिया है तो वहाँ पर आपको ये एनपीए उसमें क्लासिफाई नहीं करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट गारंटी विड्रॉ न कर ले या हटा न ले। और जो अगला महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर लोन में हम लोग क्रॉप साइकिल के आधार पर जो है वो करते हैं। क्रॉप साइकिल के आधार पर हम उसको डिफाइन करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन ओवरड्यू हो गया तो एनपीए करेंगे, एक क्रॉप सीजन हुआ तो एनपीए करेंगे। ये क्रॉप सीजन के आधार पर मतलब फसल चक्र के आधार पर डिसाइड होता है। एनपीए के लिए अलग अलग अवधि होती है। अगर एक शॉर्ट टर्म क्रॉप है, शॉर्ट टर्म क्रॉप क्या होता है, जिसकी पैदावार 6 महीने या 12 महीने के अंदर हो जाती है। तो ऐसा फसल जिसकी पैदावार 12 महीने के अंदर हो जाती है उन्हें शॉर्ट टर्म क्रॉप कहते हैं। और ऐसी फसल जिसकी पैदावार 12 महीने के बाद होती है उनको लॉन्ग टर्म क्रॉप कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए लोन दिए हैं तो 2 क्रॉप सीजन जो है ओवरड्यू हो गया तो एनपीए होगा। लॉन्ग टर्म क्रॉप दिए हैं तो एक क्रॉप सीजन अगर ओवरड्यू हुआ तो एनपीए होगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात हम ये देखे हैं कुछ विशेष मामले हैं जहाँ पर एनपीए की व्याख्या अलग की जाती है। कंसोर्टियम फाइनेंस, जिसको संयुक्त ऋण भी कहते हैं, बहुत सारे बैंक मिलकर जो है एक उधारकर्ता को लोन देते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग होगा। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस बैंक को भुगतान सही है तो वो पीए रखेगा, दूसरा जो है एनपीए रखेगा। एफडी के अगेंस्ट में अगर मार्जिन सुरक्षित है तो एनपीए नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट गारंटी में अगर सरकार जो है गवर्नमेंट गारंटी में है तो वो एनपीए नहीं माना जाता तब तक जब तक सरकार गारंटी से इनकार न कर दे। और एग्रीकल्चर में क्रॉप सीजन के आधार पर होगा। शॉर्ट टर्म क्रॉप है, सबसे पॉपुलर सीरीज का सवाल है, 2 क्रॉप सीजन ओवरड्यू हुआ एनपीए होगा। लॉन्ग टर्म क्रॉप है, 1 क्रॉप सीजन एंड ओवरड्यू होगा एनपीए होगा। को लेंडिंग जो जब दो या अधिक संस्थाएं मिलकर लोन देती हैं सभी ऋणदाताओं के लिए, ये एनपीए का वर्गीकरण समान होता है, को लेंडिंग में समान होगा। तो ये अगर सरल तरीके से समझेंगे तो कंसोर्टियम में अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। एफडीआर में अगर मार्जिन मेंटेन है तो कोई एनपीए नहीं होगा। गवर्नमेंट गारंटी में एनपीए नहीं करेंगे जब तक गारंटी है। एग्रीकल्चर क्रॉप साइकिल के आधार पर और को लेंडिंग में है तो अगर किसी एक जगह एनपीए है तो दूसरी जगह भी एनपीए होगा। तो ये बात आप जान गए। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। ये पहले भी ऐसे था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में एक ऑपरेशनल गाइडलाइन है जिसको आप लोग जानते हैं। शॉर्ट क्रॉप सीजन का टोटल ड्यूरेशन कितना होगा लगभग उसमें देखेंगे तो इस साल दिए हुए हैं तो 2 साल और तो 3 साल बाद ही होता है ना। वो डेट वाइज भी हमने वीडियो में थोड़ा बताया है, किसी दिन आपको साझा कर दूंगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑपरेशन गाइडलाइन जो है प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल बेस्ड ऑन कैश फ्लो। तो जो प्रॉपर रिपेमेंट शेड्यूल होगा प्रूडेंशियल नॉर्म में, उसमें ऑपरेशनल गाइडलाइन ये दिया गया है कि आपका जो भी लोन एग्रीमेंट होगा उसमें ये बात ड्यू डेट्स, ईएमआई ब्रेकअप, एसएमए, एनपीए इम्पैक्ट, ये सब इंक्लूड होना चाहिए। और एनपीए वगैरह जो टैगिंग है वो डे इन प्रोसेस में हो जानी चाहिए। प्रॉपर रिपेमेंट शेड्यूल जो है कैश फ्लो के आधार पर उसमें
एग्रीमेंट में ही शो हो जाना चाहिए। ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, ये पहले भी है। अब आता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जिसको अभी हमको समझने की जरूरत है। अभी तक तो हमने उस चीज को समझा कि क्या चीज को समझा, जो हमारा एनपी नॉर्म्स पहले था उसी को हम लोग अभी समझे हैं। अभी हम पार्ट समझेंगे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में भारतीय रिजर्व बैंक जो ये नया मास्टर डायरेक्शन जारी किया है, 1 अप्रैल 2027 से ये लागू होगा। उसमें उन्होंने बैंकों को ये डायरेक्शन जारी किया है कि आप जो है अपने लोन पोर्टफोलियो का बारीकी से जांच करिए, और जांच करके आप अनुमान लगाइए कि कौन सा अकाउंट स्ट्रेस में है, कौन सा अकाउंट डिफॉल्ट हो सकता है। कड़ी निगरानी रखिए, मतलब आपकी मॉनिटरिंग पार्ट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जैसे जैसे पीए अकाउंट में वो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, आपको एक एक समानांतर तरीके से उसकी निगरानी करनी पड़ेगी, और निगरानी करके आपको उसके अनुमानित लॉस का जो है पता लगाना है, और उसके बाद उसमें प्रोविजन करनी है। तो कॉन्सेप्ट या मूल धारणा ये दी गई है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजनिंग मॉडल है। यानी कि बैंक वर्तमान स्थिति नहीं, वर्तमान स्थिति तो यह है कि आज लोन खराब हो गया। बैंक जो है भविष्य के नुकसान को ध्यान में रखे, भविष्य के नुकसान को ध्यान में रख के वो प्रोविजनिंग करे, प्रावधान करे। इसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेज 1, कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है, मतलब कोई बड़ा जोखिम नहीं है, 12 महीने का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। दूसरा स्टेज है जोखिम में वृद्धि हो जाती है, तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। और खाता अगर इम्पेयर्ड है या एनपीए हो गया तो वो लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस के तहत पर दिखा गया है। स्टेज 1 को हम इस तरीके से समझेंगे कि ग्राहक समय पर भुगतान कर रहा है ना, ग्राहक समय पर भुगतान कर रहा है, कोई विशेष जोखिम नहीं है। तो अगले 12 महीने के संभावित नुकसान को हम लोग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस देखेंगे, कोई विशेष जोखिम नहीं है। स्टेज 2 बोलता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस है, जोखिम बढ़ गया है। जोखिम बढ़ गया कैसे जानेंगे, जैसे कि ईएमआई देने में देरी हो रही है, फाइनेंशियल कमजोरी दिख गई है उसका, तो वो सब जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस है। समय पर नहीं दे रहा है, बोल रहा है 28 तारीख को ही लास्ट डे में, वो भी 9 बजे के बाद क्रेडिट करेगा। इस तरह का जो आपके अकाउंट्स आप जब फॉलोअप करते हैं ना, एसएमए फॉलोअप वगैरह करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि इस तरह की बातें आती हैं। तो वो सबको जो है नोट करके आप उसको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में दिखाएंगे। तो इसमें आपको पता चलेगा कि वो कैसे होगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में हम लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है तो फिर आपको 12 मंथ का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। सिग्निफिकेंट अगर इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क होता है, जोखिम बढ़ गया है लेकिन अभी एनपीए नहीं है, तो वहाँ प्रोविजनिंग जो पार्ट करेंगे, पूरे लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का अनुमान लगाएंगे और उसमें प्रोविजनिंग करेंगे। और कोई जोखिम नहीं है तो फर्स्ट स्टेज में आपने कैटेगराइज किया है, तो केवल 12 मंथ का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लाएंगे, उसके ऊपर प्रोविजनिंग करेंगे। और अगर जोखिम बढ़ गया, ईएमआई समय पर नहीं दे रहा है, एसएमए 2 में हमेशा पड़ा हुआ है ना, फाइनेंशियल कमजोरी हो गई है, आप पैसा उससे निकल नहीं रहा है, तो वो एनपीए अभी नहीं हुआ है, एनपीए होने का टाइम है वो, लेकिन हम उसके पूरे लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का प्रोविजन अभी से कर लेंगे। थर्ड स्टेज है एनपीए या क्रेडिट इम्पेयर्ड, मतलब खाता एनपीए बन चुका है, भुगतान की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। लाइफ टाइम जीवन का जो उसका पूरा टाइम का पीरियड है उसको हम लोग नुकसान का अनुमान करेंगे और प्रोविजन उस पर करेंगे। तो प्रोविजनिंग के 3 स्टेजेस हैं। पहला है 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, दूसरा स्टेज है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस, और तीसरा है क्रेडिट इम्पेयर्ड, मतलब पूरा नुकसान हो गया है एनपीए का, कलेक्टेबल नहीं है, या पूरे लाइफ टाइम का हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट कार्ड करेंगे। अनुमानित भविष्य के नुकसान का ये फॉर्मूला दिया है। और दूसरा, अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क कैसे होता है, क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि बोरोवर के द्वारा समय पर ईएमआई या उसका रीपेमेंट न करने से होने वाले संभावित नुकसान को क्रेडिट रिस्क कहते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है, बैंक को भविष्य में होने वाला नुकसान को रिस्क कहेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्रेडिट रिस्क क्यों कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने किसी को क्रेडिट दिया, वो अपने लौटाने में उसको खतरा हो रहा है या संभावित नुकसान हो रहा है, उसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो कैसे होगा, आप फॉलोअप कर रहे हो, बार बार समय नहीं दे रहा, तो ये क्रेडिट रिस्क का आप इंक्रीज हो जाता है, ऐसा आप मानते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट पार्ट तो आप जान गए। अब आता है जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पर उसका मैं आपको कारण बताया था अभी, आप उसी को यहाँ पर देखेंगे कि सिग्निफिकेंट क्रेडिट जो रिस्क है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है, उसको आप कैसे अनुमान लगाएंगे, उसको यहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट में अगर कोई 30 डेज का ओवरड्यू है, 30 डेज से ओवरड्यू हो गया है ना, 30 डेज तक तो चलेगा, चलो भाई 30 डेज तक है तो हम 12 मंथ का स्टेज 1 में रखेंगे, लेकिन 30 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया तो हम उसको सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क बोलेंगे। 1 महीने की ईएमआई दिया नहीं, है ना, अब वो पूरे 30 दिन से ज़्यादा हो गया, SMA 1 में आ गया, तो हम उसको सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क में जो है मानेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे। फिर उसके बाद बार बार डाउनग्रेड हो रहा है ना, रेटिंग उसका डाउनग्रेड हो रहा है, और उसका जो जोखिम के लिए जो है आप जा रहे हैं ओवरड्यू करने के लिए, समय पर नहीं दे रहा है, फाइनेंशियल कमजोरी हो गई है, तो किसी भी ऋण खातेदार के खाते में अगर जोखिम में वृद्धि हो गई है, ये ट्रिगर पॉइंट है स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने के लिए। यदि कोई खाता 30 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू बकाया हो जाता है तो उसको हम प्रिज्यूम SICR मानते हैं। जैसे कि ग्राहक की रेटिंग खराब हो गई तो जोखिम बढ़ गया मानेंगे। यदि ग्राहक का जो प्राइसिंग इंक्रीज का मतलब होता है ब्याज दर में वृद्धि, बैंक का उस ग्राहक पर ब्याज दर बढ़ा देता है, इसका मतलब जोखिम बढ़ गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन करते हैं हम, अगर किसी का रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, रिस्क कम है तो इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो अगर बैंक ग्राहक का ब्याज बढ़ा देता है तो उसका जोखिम बढ़ गया। और मैक्रो चेंजेस मतलब उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो गया, जैसे कि देश में कोई आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मंदी आ गया, सेक्टर में गिरावट आ गई, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो लोन दिए हैं उसमें कोई चेंजेस हो गया, तो भी वो जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क होगा। सपोज जैसे अभी मंदी आ गया, या अभी जो पूरा रुक गया था हम लोग, है ना, लॉकडाउन हो गया था, तो उसमें इंडस्ट्री बंद हो गई, तो ये मैक्रो चेंजेस है जिसकी वजह से उसको नुकसान होगा। तो ऐसे समय में हम सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस करते हैं, और पूरे लाइफ टाइम का क्रेडिट लॉस मिला के हम उसमें प्रोविजनिंग करेंगे स्टेज 2 में। तो इसी तरह से आप समझिए, मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज मतलब उसमें पूरा पूरा हम लोग को जितने भी इंटायर लाइफ टाइम है उस लोन का, उस पर प्रोविजन करेंगे। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूला दिया है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का जो फॉर्मूला दिया है, उसमें कुछ चीज़ें डेफिनेशन है, PD, LGD, EAD। तो इसको हम लोग सरल तरीके से समझते हैं, और वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस उसके आधार पर वो निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि क्या उसमें लॉस हो सकता है, और उसमें लॉस के आधार पर हम लोग प्रोविजन करेंगे। तो उसके लिए उन लोग फॉर्मूला जो है इस पॉलिसी में दिया गया है, और कैसे करके उसमें करेंगे यहाँ पर देखिए कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। इसके आधार पर वो फॉर्मूला उन्होंने निकाला है। यानी कि बैंक को होने वाले संभावित नुकसान को निकालने के लिए तीन जो उनके पैरामीटर हैं उनका उपयोग करना है। तीन घटक या कंपोनेंट जिसकी बात करते हैं, तीन कंपोनेंट। उसमें पहला कंपोनेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि ग्राहक के डिफॉल्ट होने की संभावना कितनी है, यानी वो ऋण को वापस नहीं करेगा, इसकी संभावना कितनी है। तो ऐसे मामले में जो है हम उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 10%, 100 में से 10 मामलों में डिफॉल्ट हो सकता है, तो ये एक परसेंटेज ऐसा निकाला जाएगा। और लॉस गिवन डिफॉल्ट, इसका मतलब होता है डिफॉल्ट होने पर बैंक को कितना नुकसान होगा। ठीक है, पहला घटक क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मतलब है कि ग्राहक के डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कि मान लीजिए 100 केसेस में कितने केसेस डिफॉल्ट होते हैं, तो 100 में से 10 हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगा 10%।
और लॉस गिवन डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट होने पर बैंक को कितना नुकसान होगा, कि 40% का नुकसान होगा, है ना। तो इस तरह का एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। और एक थर्ड पार्ट है एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट के समय बिल बैंक का कुल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जोखिम कितना होगा। मान लीजिए 1 लाख बकाया है, तो वही जो आउटस्टैंडिंग है वो एक्सपोजर है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो जाने पर उसमें जो एक्सपोजर है, आउटस्टैंडिंग है, वो जो है उसका मतलब ये हुआ। तो इसको अगर सिंपल कैलकुलेशन पे करेंगे, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 10% है, हम 100 लोगों को लोन देते हैं, 10 खराब हो जाता है, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बोलते हैं। और ये जो है बैंक उसको कैलकुलेट करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, 100 लोगों को लोन देते हैं, 10 डिफॉल्ट हो जाता है, तो 10% होगा। और लॉस गिवन जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट होने पर बैंक को कितना नुकसान होता है, 40% होता है बैंक का नुकसान, की 50% होता है, ये मान लीजिए 40% नुकसान हुआ। और आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट रेट कैसे निकाला जाएगा, 10% इंटू 40% इंटू 1 लाख। तो एक उदाहरण के तौर पर आप कैलकुलेटर चला के देख लीजिए कि 1 लाख रुपए का हमने मुद्रा लोन दिया किसी को, 100 लोग को मुद्रा लोन देते हैं, तो 10 डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 10% हो गया। अब 1 लाख का नुकसान जब करते हैं, तो लॉस गिवन डिफॉल्ट जो है वो 40% का नुकसान होता है बैंक को। मतलब 1 लाख देते हैं तो 60% वापस आता है, 40% नुकसान होता है। तो 40% है, और 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो हमको प्रोविजन कितना करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना होगा, वो 4,000 होगा। 10 इंटू 40 इंटू 1 लाख। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इंटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इंटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। तो भविष्य में होने वाले नुकसान हम देखेंगे कि 4,000 का एक्सपेक्टेड नुकसान होगा। तो ये जो है फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी लॉस इनटू एक्सपोजर। तो इस नुकसान की मात्रा को इसी आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा उदाहरण के तौर पर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच के लिए उन्होंने उसको किस तरह से नापा है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, नॉट बेस्ट केस, वर्स्ट केस, यूजेस मल्टीपल सिनारियो। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो भी हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच यहाँ निकालते हैं, तो उसको ये देखा जाए कि वर्स्ट केस के तौर पर आपको नापना है। तो अधिक से अधिक आप मतलब उसमें सतर्क होकर करिए। जैसे बढ़िया केस चल रहा है तो उसको पैमाना मत लीजिए कि भाई चलो हमने मुद्रा लोन दिया एक ब्रांच में, है ना, एक जगह में, और वहां पर 100 में से एक खराब हुआ, तो 1% प्रोबेबिलिटी लॉस मत लीजिए। आप वर्स्ट केस ले लीजिए कि भाई खराब से खराब स्थिति में कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4% लीजिए। तो इस केस को प्रोबेबिलिटी आप में आकलन के लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि आप वर्स्ट केस को नाप लीजिए। और प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच करते समय मल्टीपल सिनारियो का इस्तेमाल कीजिए। और दिव्य दृष्टि दृष्टिकोण अपनाइए, और अधिक से अधिक जोखिम का अप्रोच अपनाइए। मतलब इसमें कहा कि केवल एक स्थिति पर मत विचार करिए कि बेस्ट स्थिति क्या रहा, वर्स्ट केस क्या रहा, ये नहीं, अलग अलग सिनारियों पे रख के निर्णय लीजिए। सबसे खराब परिणाम या सबसे अच्छा परिणाम, इनको मत तौलिए, दोनों के बीच के वास्तविक संभावनाओं को ध्यान में रखिए। और मल्टीपल सिनारियो का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सिनारियो स्थिति में देख लीजिए कितने डिफॉल्ट होते हैं, कि भाई चलो सब इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है, रोड बिजली पानी पेट्रोल डीजल गैस सब मिल रहा है, तब क्या होगा। स्ट्रेस सिनारियो मतलब खराब स्थिति में, स्ट्रेस में है तो कैसा होगा, और एक कुछ बेहतर स्थिति है, सब बढ़िया है, तो उस स्थिति में कैसा होगा। तो मल्टीपल सिनारियो का इस्तेमाल करिए। इसका बैंकों को ये कहा गया है कि बैंक जो है रियलिस्टिक नुकसान का पता लगा सके, भविष्य में जोखिम को बेहतर से समझ पाए और प्रावधान सही बना सके, इसको माना गया है। उदाहरण के तौर पर अगर इसको हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को देखेंगे कि मतलब आप अच्छी स्थिति अगर है, सब चीज अच्छी स्थिति है, तो उदाहरण के तौर पर अगर 100 लोगों को लोन देते हैं, तो आप लोगों का इतना दिन का तजुर्बा होगा, क्या हो सकता है बताइए, कोई साथी बताएगा कि सब अच्छी स्थिति है, सरकार की पॉलिसी अच्छी चल रही है, रोड बिजली पानी सड़क अच्छा चल रहा है, तो हम क्या है बताइए, कोई साथी एकदम पुराने साथी होंगे जो लोन वगैरह में देते हैं। पवन जी क्या है, पवन जी हैं हमारे, पवन जी हमारे छोटे भाई हैं, पवन मिश्रा जी। पवन मिश्रा जी क्या अनुमान लगता है आपका, ऐसे बताइए ना, चर्चा तो करिए, बात तो में सीखा जाता है। पवन जी हैं, माइक ऑन करेंगे पवन जी। हाँ हाँ। है हैं सर, पवन गुड जी इवनिंग कैसे सर। हैं? हैं चाय पानी चल रहा है कि नहीं, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है सीखने में।
बहुत अच्छा सर। बात करते करते अच्छा लगता है ना। पवन जी जी बताइए, जी। ऐसा आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितने साल आपको हो गया बैंकिंग में? 13 ईयर हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, है ना। तो इस बात पर जी 13 साल जी के जब आपका सर्विस हो गया, तो जब कोई मुलाकात करेंगे तो सबको, ये तो 13 ही लोग जुड़े हैं हमारे, हैं ना, 13 15 20 लोग जुड़े हैं, सबको चाय नाश्ता आपकी तरफ से रहेगा पवन जी, हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जी जी कि सर। हमारा एक अनुमान क्या कहता है, मैं इसको सरल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि अगर हम 100 लोगों को लोन देते हैं तो कितना डिफॉल्ट हो जाता है, जबकि स्थिति अच्छी है। आप बताओ, एक अनुमान बता दीजिए। 5 to 10% सर। बहुत बढ़िया, इंडस्ट्री के हिसाब से अगर अच्छी स्थिति में देखा जाए ना, तो 10 लोग नहीं पटाते, है ना, यही बात है, यही बात है ना। जी जी जी। 10 लोग नहीं पटाते। अच्छी स्थिति है, सब चीज़ बढ़िया है भाई, मैनेजर भी अच्छा है, इंडस्ट्री भी अच्छा चल रहा है, बढ़िया समय पर दिए हमने कोई, लेकिन फिर भी 100 में से 10 लोग नहीं पटाते। दूसरी एक खराब स्थिति है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया 5 से 10% खराब है, दूसरी एक खराब स्थिति आ गई, तो वहां पर 25 से 30% लोग नहीं पटाते, है ना। और नॉर्मल स्थिति है, मतलब खराब स्थिति है तो वहां पर 30%, और एकदम खराब स्थिति है तो वहां पर 60% लगभग खराब हो जाए, तो 40% जो है हमारा वो रहता है, मतलब रिकवरी आती है, 60% की संभावना। इस तरह से हमको एवरेज जो है एक्सपेक्टेड लॉस निकालना होता है सभी सिनारियों को देखते हुए। और मान लीजिए किसी ब्रांच में खराब हो गया कि 100 में से 80 लोग खराब हो गए, तो उसको नहीं देना है, और किसी ब्रांच में 100 में से 99 लोग सही है, 1% खराब है, तो उसको नहीं मानना है। बहुत सारे कैलकुलेशन करके एक्सपेक्टेड क्रेडिटर्स निकालना है। मतलब एक बड़ा काम बैंकों का बढ़ने वाला है, हो सकता है कुछ लोगों का डिवीजन अलग बनेगा, और ये क्रेडिट मॉनिटरिंग में एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए जो है चीज़ें रखी जाएंगी। फिर एक नया उन्होंने एक फार्मूला दिया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फार्मूला। एक तो आप जान गए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, और फिर लॉस गिवन डाटा, और फिर उसके बाद एक्सपोजर एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, उसके आधार पर हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नापेंगे। जैसा कि अभी पवन जी ने कहा कि 10% लोग डिफॉल्ट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 10% हो गया। फिर दूसरा हम लॉस कितना होता है बैंक का, 60% लौटा देता है, 40% का नुकसान होता है, तो 40%। और एक्सपोजर जिस समय अभी डिफॉल्ट है उस समय कितने आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, तो हम 4,000 एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकाल लेते हैं। अब सेकंड पार्ट जो उन्होंने कहा कि वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए उन्होंने गाइड किया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए उन्होंने ये कहा कि बैंक जो है वो EIR मॉडल का पालन करेंगे, और उसके लिए उन्होंने ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए कॉन्सेप्ट को जो है आधुनिक बैंकिंग को महत्वपूर्ण मानते हुए इसको उन्होंने बैंकों के लिए लागू करने के लिए कहा। इसका अर्थ ये होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसके माध्यम से बैंक किसी भी क्रेडिट या लोन के पूरे लाइफ टाइम मिलने वाले जो फ्यूचर केस फ्लो जो हैं उसको जो है प्रेजेंट वैल्यू में बदलता है। मतलब सरल तरीके से समझेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं पर नुकसान हो रहा है, तो हम जो एक्चुअल रेट लगाएंगे ना, वो हम ये लगाते हैं कि भाई हमारा खर्चा और हमारा जो फीस वगैरह है, या एक्सपेंडिचर है, फीस है, वो शामिल हो जाए, बस इतना ही ले लें हम, ज़्यादा और प्रॉफिट की बात ना सोचें। हैं पवन जी, समझ में आया ये बात? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ जी कि जी सर। हाँ, अगर ऐसा कोई जोखिम वाला बात हो रहा है, कहीं पर खतरा हो रहा है, हमारा पैसा ही डूब रहा है, तो हम क्या करते हैं, भैया हमारा कुछ खर्चा हुआ है ना, और कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, कुछ शुल्क वगैरह लगा है, तो वो आ जाए बस। इसको हम पूरे फ्यूचर कैश फ्लो को देखेंगे, और फ्यूचर कैश फ्लो को हम इस तरह से शामिल करेंगे कि हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इस तरह से करेंगे, मतलब उसमें इंटरेस्ट जो हमारा तय है वो ना लगा के इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, ताकि हमारा फीस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये सारा आ जाए। और ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा सभी लोन 31 मार्च 2030 तक। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट, आप खुद ही जानते हैं कि हम कोई भी इंटरेस्ट रेट लगाते हैं तब तक वो प्रॉफिट नहीं होता जब तक कस्टमर उसको दे नहीं देता, है ना। अगर नहीं दिया है तो हम URI बोलते हैं, अनरियलाइज इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो उसी के आधार पर एक नई व्याख्या, नया डेफिनेशन उन्होंने दिया है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी बोरोवर के पूरे लाइफ साइकिल में उनके नकदी प्रवाह को देखेंगे। नकदी प्रवाह कैसे दिया जाता है
कि फ्यूचर में उनके पास जो कैश के रूप में कन्वर्ट होके जो आ रहा है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में बदलते हैं, और फिर हम उसको देखते हैं कि हम ऐसा रेट लगाए जाएं कि हमारे सिर्फ खर्च और जो फीस वगैरह है ट्रांजेक्शन कास्ट वापस आ जाए। तो इसमें क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का उपयोग करने से भविष्य में जो भी मिलने वाला पैसा है उसमें हमारे ईएमआई ब्याज जो मिलता है उसको आज के रेट में बदला जाता है। तो ये हम देखते हैं कि हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ब्याज नहीं बल्कि केवल केवल प्रोसेसिंग फीस आ जाए, ट्रांजेक्शन कास्ट आ जाए, अदर चार्जेस आ जाए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लोन और यील्ड को लेके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो आ जाए, इसी को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे मैंडेटरी कर दिया है 31 मार्च 2030 से। तो 31 मार्च 2030 से मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा कि सभी बैंकें जो हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लागू करेंगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब रियल इंटरेस्ट रेट होगा जो फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करेगा और फीस चार्जेस को शामिल करेगा। अकाउंटिंग और प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए ये उपयोग किया जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पर हम समझें, मान लीजिए किसी को हम लोन दिए 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 10% है, प्रोसेसिंग फीस जो है 2000 है, तो एक्चुअल कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% से ज़्यादा होगा। मतलब इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इफेक्टिव मतलब वास्तविक ब्याज दर, फ्यूचर कैश कैश फ्लो को देखते आज का वर्तमान मूल्य निकालेंगे, फीस और चार्जेस शामिल करेंगे, और ये 31 मार्च 2030 तक जितने खाते होंगे उनमें ये मैंडेटरी होगा। ये बात कही गई है। चलिए, तो दो मुख्य बातें आपने देखी, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे निकालेंगे, फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को जो है किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो बैंकों का काम जो है क्रेडिट मॉनिटरिंग में किस तरह से बढ़ने वाला है उसको आप जान पाएंगे। बहुत सारे स्टाफ्स इसमें काम करेंगे और उनको जो है इनमें सिखाया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। कोलेटरल ट्रीटमेंट के लिए जो बात कही गई है, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्सपोजर जो है 7.5 करोड़ से ज़्यादा है तो हर 2 साल में उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। नॉर्मली वैल्यूएशन जो है कितने साल में किया जाता है? पवन जी, नॉर्मली वैल्यूएशन जो है, आप लोग एग्जाम में जाते होंगे तो आपको एक सवाल पूछा जाता होगा वैल्यूएशन का, तो आप लोग वैल्यूएशन कितने साल में कराते हैं? बताइए, कोई साथी बताएंगे? सर 3 साल। 3 साल में, ये देखिए, है ना। तो 3 साल में हम वैल्यूएशन करा देंगे, क्योंकि आप ऑडिट वगैरह में देखते होंगे तो लिखता होगा वैल्यूएशन नहीं है ना। तो 3 साल में, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपोजर 7 करोड़ से ज़्यादा है, 7.5 करोड़ से, तो वहाँ पर 2 इयर्स में होगा, ये जो है बात कही गई है। तो आपको कोलेटरल जो मैनेजमेंट है या ट्रीटमेंट है उनको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के साथ जोड़ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश दिया। क्योंकि कोलेटरल जो है वो सिक्योरिटी होता है जो कि बैंक के दिए गए पैसे के अलावा अगर हम कोई सिक्योरिटी रखे हैं सुरक्षा के लिए बैंक ऋण के बदले, तो उसको हम कोलेटरल कहते हैं। दो तरह की सिक्योरिटी होती है, हैं पवन जी? कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है बताइए? एक प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, एक कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? हमने बैंक से लोन दिया, पैसा दिया, तो उस पैसे से जो एसेट खरीदेगा वो उसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने 10 लाख रुपए का फाइनेंस किया, 10 लाख से उसने कार खरीद लिया, है ना, स्विफ्ट डिजायर खरीद लिया, तो वो एसेट जो है वो हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी हुआ। लेकिन हमने 5 लाख का एफडीआर भी ले लिया, तो 5 लाख का जो एफडीआर है वो अलग से दिया है, वो हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी होगा। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर हम कोलेटरल सिक्योरिटी ज़मीन प्रॉपर्टी के रूप में लेते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री मशीनरीज, ये कोलेटरल सिक्योरिटी में अलग से ले सकते हैं, और फिर एफडी वगैरह भी लेते हैं। तो ज़मीन प्रॉपर्टी ज़्यादातर मुख्यतः कोलेटरल सिक्योरिटी है। कोई प्लॉट ले लिए, हमने घर ले लिया, तो सुरक्षा के लिए, तो ऐसे समय में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कंसिडरेशन में कोलेटरल कैश फ्लो को भी देखा जाएगा। यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते समय उसमें हमको सिर्फ सिर्फ रिपेमेंट क्षमता को नहीं देखना है, बल्कि जो कोलेटरल से होने वाला संभावित कैश फ्लो को भी शामिल करना है। ठीक है। मान लीजिए रिपेमेंट नहीं कर रहा है, ग्राहक डिफॉल्ट करता है, तो बैंक क्या करता है? कोलेटरल को बेच के रिकवर करता है, तो इससे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कम हो जाएगा। ये बात कही गई है। बात समझ में आई पवन जी? क्या बोल रहा हूँ मैं? कि सपोज मान लीजिए आपने आकलन किया कि फ्यूचर का कैश फ्लो कम हो रहा है ना पवन जी? बात समझ में आ रही है पवन जी? यस सर। अब हमको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे निकालना है? कि भाई ग्राहक का वो जो है कैश फ्लो, उसका काम धंधा बंद हो गया,
तो अब ग्राहक की क्षमता कम हो गई, तो हमने तो उसको सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस कर दिया, तो इंटायर लाइफ टाइम का हमारा हो गया। लेकिन हमको वो कैश फ्लो भी देखना है कि जो कोलेटरल से पैसा आएगा बेच करके, उसमें उसको हम कम कर देंगे ताकि हमारा प्रोविजन कम होगा, ये बात कही गई है। इसके लिए हमको वैल्यूएशन करना है। अगर 7.5 करोड़ से ज़्यादा है तो एवरी 2 ईयर। नॉर्मली अभी तक हम 3 ईयर 3 साल में करते थे, लेकिन उसका साढ़े 7 करोड़ से ऊपर है, 7.5 करोड़ से, तो हम 2 साल करेंगे। स्टॉक जो है सालाना जो है हम लोग करेंगे। तो वैल्यूएशन का मतलब यही है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सही अनुमान हो पाए, है ना, कि अगर 7.5 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर हैं तो हमको हर 2 साल में वैल्यूएशन कराएंगे। वैल्यूएशन इसलिए हम 2 साल में जल्दी करा रहे हैं कि हमको सही वैल्यूएशन का पता चले। तो क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी का रेट अगर बढ़ गया है या घट भी सकता है उस जगह को देखते हुए, क्योंकि जिस समय हम लोन दिए थे उसमें सिनारियो अलग था, अभी सिनारियो अलग है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, नुकसान बढ़ भी सकता है और नुकसान कम भी हो सकता है उस जगह में अच्छी इंडस्ट्री आ गई तो उसका वैल्यू बढ़ गया, एयरपोर्ट आ गया वैल्यू बढ़ गया, और कहीं कुछ हो गया तो वैल्यू बढ़ गया, या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जहां पर उसका वैल्यू कम हो गया। इसलिए सही मूल्यांकन हो पाए इसलिए 2 साल में लेंगे। स्टॉक इन्वेंट्री हर साल किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड का ये है कि जो कोलेट्रल है हमारा लॉस को कम करेगा। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के कैलकुलेशन को कोलेटरल कैश फ्लो में शामिल करना होगा, जिससे कि हमारा जो प्रोविजन है वो कम होगा। रेगुलर वैल्यूएशन उसके लिए जरूरी है। 7.5 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर है 2 साल में होगा। स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो हर साल में किया जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि मान लीजिए कोई लोन दिया हमने 10 लाख का, तो 10 लाख का लोन दिए हैं तो उसमें कुछ कुछ खरीदा होगा, स्टॉक लिया होगा, तो प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया। अब उसमें हमने कोलेटरल सिक्योरिटी भी एक 6 लाख का लिया हुआ है। बरोबर अगर मान लीजिए डिफॉल्ट करता है तो अगर प्राइमरी सिक्योरिटी खत्म हो गया तो 6 लाख तो वसूल सकता ही है, मतलब बैंक का एक्चुअल लॉस 4 लाख हो जाएगा। इसलिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कम हो जाएगा। है ना पवन जी, आप समझ में आ गया सरल तरीके से? एक बार आप बताइए, हाँ, माइक ऑन करके। हम्म। यस सर। जैसे हमने यस। 10 लाख का लोन दिया, तो 10 लाख का लोन देंगे पवन जी, तो क्या लेगा? वो फैक्ट्री खरीदेगा, कुछ करेगा, है ना, सामान लेगा, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। लेकिन पवन जी मैनेजर हैं, वो उन्होंने अच्छा काम किया, भले उससे 6 लाख रुपए का और उसके घर का लिखवा लिया, है ना, उसकी वैल्यू 6 लाख है। तो हम जब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस करेंगे तो भाई 10 लाख रुपए, मतलब आप समझ लो उसके रिपेमेंट खत्म हो गया, मतलब मशीन बंद हो गया, खराब हो गया, कोई भी है, तो हम उसको जीरो मान ले रहे हैं, उससे वसूली नहीं हो रहा है या गायब कर दिया, तो जो 6 लाख है वो तो वसूल सकते हैं। तो इसलिए एक्सपेक्टेड यस क्रेडिट सर। लॉस में 6 लाख, 10 लाख का लोन दिए थे, आउटस्टैंडिंग 10 लाख है, 6 लाख में 6 लाख रिकवर कर लेंगे, 4 लाख, तो 4 लाख पे कैलकुलेशन करेंगे उस समय का, इसलिए प्रोविजनिंग की बात कही है। चलिए ये बात है। अब आते हैं गवर्नेंस फ्रेमवर्क। गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हालांकि लंबा चौड़ा चीज़ें उन्हें दिया है, मैं आपको सरल तरीके से समझा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि बोर्ड जो है वो पॉलिसी बनाएगा, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पॉलिसी जो है अप्रूव करेगा। एक्सपेक्टेड क्रेडिट पॉलिसी अप्रूव करेगा, और जितने भी डाटा क्वालिटी हैं जो हमारे फील्ड से मंगाए जाएंगे लोन में, आप देखे होंगे बड़े लोन में ना स्टेटस नोट वगैरह भेजते हैं हम लोग, जब भी लोन डिफॉल्ट होने जाता है तो हम लोग क्या करते हैं। अब बड़ा लोन है पवन जी आपके, आप देखे हैं ना, तो जो बड़े लोन होते हैं 1 करोड़ से ऊपर हो गए, 5 करोड़ से ऊपर हो गए, तो उनमें हम क्या करते हैं, अभी खाता ना एक ईएमआई स्ट्रेस आ गया तो हम स्टेटस नोट भेजते हैं, है ना। स्टेटस नोट में देखते हैं कि क्या कारण से स्ट्रेस आ गया है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने कहा है कि गवर्निंग फ्रेमवर्क जो है, बैंक का बोर्ड जो है एक ऐसी संरचना या स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके माध्यम से ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पॉलिसी को सही तरीके से लागू करना है। बैंक जो है निगरानी करेगा और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करेगा। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नीति बनाएगा या पॉलिसी बनाएगा। और जब ये पॉलिसी आ जाएगा तो उसके लिए भी हम लोग बैंक वाइज उसको पॉलिसी पढ़ाएंगे ही, जैसे आपका आएगा। तो ये पॉलिसी क्यों बनाते हैं बताइए?
एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पॉलिसी इसलिए बनाते हैं ताकि बैंक में काम कर रहे अधिकारी कर्मचारी ये सुनिश्चित कर पाएं कि हम आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करें, और जो भी हम इसके लिए प्रोविजनिंग वगैरह कर रहे हैं उनके निर्देशों का पालन करते हैं सुनिश्चित करें, क्योंकि इसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा या सुपरविजन होगा आरबीआई का, तो हम वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर पास ना हो, इंश्योर हो डाटा क्वालिटी। तो बोर्ड की एक जिम्मेदारी रहेगी कि पॉलिसी को मंजूरी देगा और ये सुनिश्चित करेगा कि डेटा सही रहेंगे, पूर्ण है, विश्वसनीय है, और जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस डाटा है वो पूरी तरह पॉलिसी के हिसाब से है। फिर एक मॉनिटर मॉडल परफॉर्मेंस रहेगा जहां पर नियमित निगरानी की जाएगी कि ये सही परिणाम दे रहा है कि सुधार की आवश्यकता है। और एक सुरक्षा का 3 स्टेजेस है। इसको बिजनेस मॉडल ओनर है पहला स्टेज, जिसमें कि मॉडल का उपयोग संचालन डाटा रिपोर्ट तैयार करना है ना, अपना ये ओनर्स मॉडल जो है। और एक है रिस्क मैनेजमेंट जिसमें जोखिम का मूल्यांकन करेंगे। और तीसरा है इंटरनल ऑडिट। तो पहला है बिजनेस मॉडल जिसमें कि हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करेंगे। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट जिसमें जोखिम का मूल्यांकन करेंगे। तीसरा है इंटरनल ऑडिट जो स्वतंत्र जांच करता है कि जितनी प्रक्रिया बैंक में की जा रही है, जो अभी भी होता है, आप लोग लोन करते हैं तो एक इंटरनल ऑडिट होता है, ये सारी जो प्रक्रियाएं सही हैं। तो बोर्ड का जिम्मेदारी होगा पॉलिसी अप्रूव करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, डाटा क्वालिटी सही करेगा और कंट्रोल सिस्टम रखना है। इंटरनल ऑडिट जो है इसको चेक करेगा। इसको बोलते हैं बीआरए मॉड्यूल, बिजनेस रिस्क ऑडिट, है ना। इसको 3 कैटेगरी में दिया है बीआरए मॉड्यूल। बी का मतलब होता है बिजनेस करने के लिए पॉलिसी आया है, बिजनेस करेंगे हम। आर का मतलब रिस्क की जांच करेंगे। और तीसरा ऑडिट करेंगे। ऑडिट का क्या काम है? ऑडिट का काम ये है कि वो समय रहते वो क्या बताता है हमको, क्या क्या अनियमितताएं हमारे शाखा अधिकारियों द्वारा की जा रही है वो बता देता है, जो मैनेजमेंट को बता देता है। मैनेजमेंट उसको अनुपालन करता है, दुरुस्त करता है, रिस्क को कम करता है और चीज़ें सब ठीक करता है। चलिए, तो ये प्रूडेंशियल फ्लोर में आपके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आप लोग प्रूडेंशियल नॉर्म्स जानते हैं जिसमें कि एनपीए हो जाने के बाद हम लोग प्रोविज़न करते हैं। तो जब प्रोविज़न करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा उसको इस स्लाइड से समझते हैं। जैसे कि एनपीए नॉर्म्स के हम लोग कई बार सेशन में पढ़े हैं कि उनमें सभी में प्रोविज़न होता है। स्टैंडर्ड अकाउंट में भी प्रोविज़न होता है, सब स्टैंडर्ड में भी होता है, लॉस में भी होता है, डाउटफुल में भी होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अब एक नया पॉलिसी रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन जारी कर दिए हैं कि हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की जांच करेंगे, अनुमान लगाएंगे और फिर उसके आधार पर जो है हम लोग को प्रोविजन करना है। तो उस प्रोविजन को जो है किस तरीके से समझा जाए उसको इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज मतलब हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस 12 महीने का अनुमान करेंगे और प्रोविजनिंग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस 12 महीने का करेंगे। दूसरा स्टेज इज इंटायर क्रेडिट लाइफ टाइम का हम लॉस जो है उसको इंक्लूड करेंगे। और तीसरा है आपका इम्पेयर्ड लॉस, मतलब एनपी हो जाने के बाद। तो यहाँ पर प्रूडेंशियल फ्लोर में ये कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक कोई मिनिमम प्रोविजनिंग प्रतिशत देता है, जहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जब सब स्टैंडर्ड होता है तो हम लोग एग्रीकल्चर और एसएमई में 0.25% करते हैं। नॉर्मली जो लोन्स हैं सब स्टैंडर्ड में वहाँ 0.40 करते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई टीजर रेट है तो 2% करेंगे, और रियल इस्टेट कॉमर्शियल है तो 1% करेंगे, रियल इस्टेट रेसिडेंशियल है तो 0.75 करेंगे, अनसिक्योर्ड है तो फिर जो है उनको 0.40 ही होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो स्टेजेस 1 में है उसमें प्रोविजन जो है इस तरह से दिया है। रिटेल लोन्स 0.40, कॉर्पोरेट लोन 0.40, एमएसएमई 0.25 से लेके 40, और अनसिक्योर्ड रिटेल 1%। क्योंकि स्टेजेस 1 का मतलब आप लोग जान भी गए होंगे, पहले हमने बताया कि ऐसा 12 महीने का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जिसमें हमें कोई संभावित जोखिम नहीं दिख रहा है, कोई जोखिम नहीं दिख रहा है, तो हम उसको स्टेज 1 में रखते हैं। तो स्टेज 1 में न्यूनतम प्रोविजनिंग का परसेंटेज रखा गया है। रिटेल लोन में 0.40, कॉर्पोरेट लोन में 0.40, एमएसएमई में 0.25 से 0.40, अनसिक्योर्ड रिटेल में 1%। स्टेज 1 का मतलब है जिनमें जोखिम कम होता है, इसलिए प्रोविजनिंग भी कम है। अब आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 का मतलब आप समझ गए, यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ क्रेडिट रिस्क आ गया। सिग्निफिकेंट इंक्रीज का मतलब अगर मान लीजिए 30 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया, 1 महीने से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया, उसका ईएमआई नहीं आया, तो हम सिग्निफिकेंट इंक्रीज करेंगे, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस। तो उनका प्रोविजनिंग 5%। देखो अभी स्टैंडर्ड है,
स्टैंडर्ड में 0.25 से 0.40 प्रोविजनिंग हो सकता है, लेकिन आप चूंकि 30 दिन से ज़्यादा हो गया, मतलब SMA 0 से SMA 1 में आ गया, तो अब 5% की प्रोविजनिंग होगी। तो अब बताइए कितना होगा, है ना। तो स्टेज 3 जो है आता है वो NPA अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इम्पेयर्ड लॉस हो जाता है। वहाँ प्रोविजनिंग 25% से 100% है, जो NPA के नॉर्म्स में मैंने बताया कि उसमें कोई उसमें चेंज नहीं हुआ है, वही है। तो यहाँ सिर्फ सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, उसको स्टेजेस में बांटा गया है। पहला कि अगर कोई जोखिम नहीं है तो हम 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस करेंगे, उसमें प्रोविजनिंग करेंगे, उसमें मिनिमम फ्लोर दिया है 0.40। रिटेल में, MSME में 0.25 से 0.40, और कॉर्पोरेट में 0.40, और अनसिक्योर्ड में 1%। स्टेज 2 सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ तो 5% प्रोविजन, और स्टेज 3 NPA अकाउंट है तो 25% से 100%। मतलब इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट ये है कि प्रूडेंशियल फ्लोर जो दिए गए हैं मिनिमम प्रोविजनिंग आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में स्टेज 1 में 0.25 से लेके 1% करना है, स्टेज 2 में 5%, स्टेज 3 में 25% से 100%। आप ये देखिए, अभी NPA नहीं हुआ है और हम 100% तक प्रोविजन की बात कही गई है, तो यहाँ पर लो रिस्क और NPA कैटेगरी में इसको मान सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके लिए करनी है, ये बात कही गई है। अगला है अपग्रेडेशन अंडर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अगर स्टेज 3 में है, स्टेज 1 डायरेक्टली पॉसिबल है, मतलब स्टेज 3 में कोई सा क्लासीफाई हुआ है, अगर ऑल ड्यूज क्लियर कर देता है, कोई भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज क्रेडिट लॉस नहीं है, तो स्टेज 1 में आएगा। स्टेज 1 में है मतलब सामान्य है, कोई जोखिम नहीं है, तो स्टेज 1 में आया तो हमारे हिसाब से अभी की स्थिति में स्टैंडर्ड अकाउंट है। और स्टेज 2 में आया मतलब भाई ये खतरा है, अभी इसमें 5% होगा। स्टेज 3 मतलब 25% लेके 100%, लेकिन अभी वो NPA हुआ नहीं है, अब सोच लीजिए। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, ये स्टेज 3 से स्टेज 1 आ सकता है, बशर्ते सारे ड्यूज पे कर दे, जैसा कि हम लोग देखते हैं। तो की पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया था उसमें देखेंगे, तो जो NPA नॉर्म्स है वो एज सच है 90 डेज का नॉर्म्स है, चाहे वो ओवर ड्यू हो 90 डेज से ज़्यादा EMI पे करने में टर्म लोन में, या 90 डेज से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर हो। बॉर्रोवर लेवल क्लासिफिकेशन होता है, एक बॉर्रोवर का अगर एक अकाउंट NPA है तो सारे अकाउंट NPA होंगे। फिर होता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस। जब भी हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को देखेंगे तो 3 कैटेगरी में हम उन लोन अकाउंट को बांटेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 मतलब कि इसमें कोई जोखिम नहीं है, तो 12 महीने का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस करेंगे, प्रोविजनिंग का मिनिमम फ्लोर इस्तेमाल करेंगे। स्टेज 2 और स्टेज 3 में लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को अनुमान करेंगे। स्टेज 2 का मतलब होता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट लॉस हो गया, मतलब अगर 30 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया तो स्टेज 2 में चला जाएगा, और उसके बाद भी खतरा बढ़ गया तो फिर स्टेज 3 में चला जाएगा। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पॉलिसी है। इसमें प्रोविजनिंग में जब जाते हैं तो हम कोलेटरल को भी ध्यान रखना है, और फ्यूचर के कैश फ्लो में अगर उसका रिपेमेंट क्षमता कम हो गया है तो हम उसको कोलेटरल से देखते हैं कि कितना पैसा आ जाएगा, और फिर हमारा जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को कम करते हैं। और एक उन्होंने कहा है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कॉन्सेप्ट मैंडेटरी करना है, वो 2030 से, अप्रैल 2030 से। वो एक्सपेक्टेड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये कहता है कि आप इतना इंटरेस्ट रेट आप लगाओगे कि कम से कम आपका खर्च और जो चीज़ें आ जाएंगे, खर्च और फीस वगैरह या ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाए। तो इस सेशन का एक समरी है कि जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पॉलिसी भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर पर डायरेक्शन जारी किया है उसमें ये चेंजेस है। पहले हम इनकर्ड लॉस मॉडल पे काम कर रहे थे। इनकर्ड लॉस मॉडल ये है कि अगर हमारा नुकसान हो गया तब हम प्रोविजन करते थे। अब नया कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका अभी नुकसान हुआ नहीं है, होने वाला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी से आप पैसा उसमें करिए। तो ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स उसके लिए दिया है, जो आप लोग यहाँ पर सेशन में पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि पॉलिसी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैंने आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक दो साथी जो है बता देंगे कि समझ में आया, तो हम लोग फिर आपसे खुशी खुशी विदा लेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन आपका JRGB पर है, तो कोई साथी बताएंगे, पवन जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, एक दो बार और रिविजिट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। और कोई मन में सवाल हो तो भी पूछिएगा, बाद में भी हम बता देंगे। अभी एक सेशन आपके लिए तैयार हो रहा है, अभी इसी के 5 मिनट की ब्रेक में एक सेशन होगा जिस पर आप विसिल ब्लोअर पॉलिसी JRGB का पढ़ेंगे। साथियों आपको बता दूं,
अभी कंप्लेंट्स पे सरकार बहुत संवेदनशील है, आरबीआई संवेदनशील है। विसिल ब्लोअर जो कंप्लायंस, करप्शन, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है, और एथिकल जो प्रूडेंट बैंकर का बिहेवियर हो उसको जो है सुनिश्चित करने के लिए विसिल ब्लोअर पॉलिसी बैंक में करता है। और इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक ऐसा पॉलिसी है जहां पर सवाल पक्का आएगा आपके हायर स्केल में, 0 से 1 में भी आ सकता है, 1 से 2, 2 से 3 में तो आता ही है। तो उस पॉलिसी को देखिए। दरअसल ये छोटे छोटे जो पॉलिसी होते हैं, ये एक सवाल आएंगे भले, लेकिन आपके लिए पक्का आएंगे एक सवाल, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप सभी साथियों के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूं। मैं विदा लूंगा, लेकिन अभी हमारे जो फैकल्टी साथी हैं वो अपना सेशन करेंगे। आप लोग को लिंक मैं देता हूं दूसरा, उसमें जुड़िएगा। आप ऐसे बनिए कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं, है ना पवन जी? देखो पवन जी इंतजार करते रहते हैं कब सर आएंगे, है ना? हैं, हम भी इंतजार करते हैं आप लोगों का कि कब पढ़ने आओगे। जी। तो इसी तरह बने रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गीत गाते रहिए। आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।